हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने विशेषण को यहाँ पर शुरू किया था और विशेषण के बारे में आपको बताया। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण से आपको बताया कि राम खाना खाता है और राम पढ़ता है। राम के पिताजी किसान हैं। साथ ही साथ उसकी राम की बहन का नाम गीता है। तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को यहाँ पर लिखा था। इसके बाद हमने क्या कहा, संज्ञा और सर्वनाम में क्या भेद है, क्या अंतर है संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। इसीलिए ये हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। तो राम राम हम लिख रहे थे बार बार। तो इससे जो है ये जो वाक्य थे ये इतने आकर्षित नहीं लग रहे थे, यानी कि राम राम बार बार हम कर गए, थोड़ा सा हमें बोरिंग सा लग रहा था। इसलिए हमने राम के स्थान पर एक नए शब्दों का प्रयोग किया है। तो एक बार तो हमने राम कहा कि राम ने राम खाना खाता है। इस समय राम आपका संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा क्या होता है, प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी पशु पक्षियों का नाम या भाव को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन नए शब्दों को हमने यहाँ पर प्रयोग किया उन्हें मैंने क्या कहा, ये आपके सर्वनाम है। ठीक है ना। हमने क्या कहा, राम खाना खाता है। साथ ही साथ अब राम की जगह हमने वह का प्रयोग किया और ये वह आपका सर्वनाम है। वह पढ़ता है और अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, एक नया शब्द आपको मिला। उसके पिताजी किसान हैं। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लिखा कि राम के पिताजी किसान हैं। हमने क्या कहा, उसके पिताजी, और ये उसके किसके लिए आ रहा है, ये उसके शब्द आपका राम के लिए आ रहा है, ये वह शब्द आपका राम के लिए आ रहा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या कहा, उसकी बहन का नाम, अब राम की बहन का नाम गीता है। अब राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया है, उसकी बहन का नाम गीता है, और ये जो उसकी है ये भी राम के लिए प्रयोग हो रहा है। ये सभी शब्द राम के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इसी से हमने क्या जाना कि संज्ञा के स्थान पर जिन नए शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक पेड़ है आम का और इसमें आम लगे हुए हैं। अब आम के गुण, हमने यहाँ पर विशेषण क्या कहा, इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी आपको बताया था कि राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर आप तेज को विशेषण नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, राम तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज है ये राम की विशेषता नहीं बल्कि राम के दौड़ने की विशेषता है। राम किस प्रकार से दौड़ रहा है, राम तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ ये विशेषता दौड़ने की है, न कि राम की। अब दौड़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विशेषता एक नहीं होगी, कि मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। और ये जो तेज है ये आपका क्रिया विशेषण है। अब अच्छा या बुरा विशेषता एक नहीं होगी, विशेषता कई प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर आपको एक पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ में आम लगे हुए हैं। अब आम कैसे हैं, राम सबसे पहले आम जो है पीले हैं, ये भी आम की विशेषता है। इसके बाद आम के जो कैसा है, ये आम कच्चा है या पक्का है, ये पके आम है, तो ये आपका ये भी विशेषता हो गया। आम कैसे हैं, आम मीठे हैं, ये भी विशेषता हो गई। इसके बाद आम ताजे हैं, ये भी इसकी विशेषता हो गई। साथ ही साथ आम जो है रस भरे हैं, आम रसीले आम है, तो ये भी इसकी विशेषता है। और आम स्वादिष्ट है, सभी ही इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। यानी कि विशेषता किसी एक शब्द को नहीं कहेंगे आप, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। ठीक है ना। तो विशेषता बहुत सारी चीजें, जैसे इस आम की ही हमने यहाँ पर कई प्रकार की विशेषता बता दी कि आम पीले हैं, पक्के हैं, मीठे हैं, ताजे हैं, रस भरे हैं, स्वादिष्ट हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यह आम जो है रस भरे हैं, मीठे हैं और ताजे हैं। यह आम मीठा है, आम ताजा है। यहाँ पर आम के लिए रस भरा, मीठा और ताजा आदि शब्द द्वारा आम के गुणों को दर्शाए जा रहे हैं। यानी कि आम कैसे हैं, ये सभी इसके गुण हैं। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा लिखी थी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जिसमें विशेषता में आपके गुण हो सकते हैं, दोष, संख्या, परिमाण आदि प्रकट करने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, आम
वहां पर तो हमने अच्छे गुण बताए, कुछ बुरे गुण भी हो सकते हैं। यदि आम कहीं पर खट्टा है, आम वहां पर सड़ा हो सकता है, तो वो भी उसकी विशेषता है, ठीक है ना। तो गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकता है। हमने कहा इस उस पेड़ पर जितने भी आम थे आप उसको काउंट कर लीजिए, उन आमों को आप काउंट कर लीजिए। कितने यहाँ पर आम लगे हुए हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पेड़ में 8 आम लगे हैं, तो ये भी इस पेड़ की आम की विशेषता है, ठीक है। क्योंकि संख्या को भी हम क्या कह रहे हैं कि वो भी आपका क्या है, विशेषता नहीं आता है, परिमाण, ठीक है। तो आम को आप या जो भी आपके पास चीजें हैं उनको आप नाप तोल सकते हैं, तो उसको भी वो भी क्या होती है, विशेषता। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए बड़ा, रस भरा, मीठे, ताजा, काला, ऐसे ही लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो आदि शब्द जो हैं क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए, जैसे यहाँ पर आम, यह आम मीठा है, तो आम जो है मीठा शब्द विशेषण है और आम इसका विशेष्य है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, वह विशेष्य होता है। विशेषण शब्द विशेष्य से या तो पहले भी आते हैं और उसके बाद भी हो सकते हैं, जैसे 2 किलो आम दो, चावल दो, या आम खट्टा है तो यहाँ पीछे है विशेषण, यहाँ पर आगे है विशेषण। तो आगे भी हो सकता है विशेष्य से और पीछे भी हो सकता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसके पीछे भी लिख सकते हैं हम विशेषण शब्द, ठीक है। तो आम खट्टा है, कौन खट्टा है, आम खट्टा है, और आम क्या है, संज्ञा शब्द है, तो आम के पीछे से लिख दिया और आम यहाँ पर आपका विशेष्य है, इस विशेष्य के पीछे इसकी विशेषण बता दिया, इसकी विशेषता हमने बता दी। 2 किलो चावल, कितने चावल, 2 किलो चावल, तो विशेषता आगे से आ गई है, तो यहाँ पर आगे और पीछे कहीं भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ हमने क्या कहा था, विशेषण के हमने यहाँ पर भेद किए थे, और विशेषण के 4 भेद है। पहला गुणवाचक, जिसमें आपके गुण और दोष आते हैं। दूसरा परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा, नाप, तोल होता है। संख्यावाचक, जिसमें आपका संख्या आता है, और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें आपका सर्वनाम आ जाता है। तो गुणवाचक में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, सबसे पहले तो भाव हो सकता है, बुरा या अच्छा। तो हमारे अंदर बुरा भाव भी हो सकता है, कायरता का हो सकता है, वीर का, डरपोक का आदि हमारे अंदर भाव हो सकते हैं। ऐसे ही रंग, हरा, पीला, नीला, सफेद और आदि जो भी रंग हैं वो सभी जो है विशेषता बताने वाले शब्द हैं। दशा, जैसे कि पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, सभी दशा वाले शब्द भी आपके विशेषण कहलाते हैं। आकार में गोल, सुडोल, नुकीला आदि शब्द जो है आपके विशेषण हैं। समय में जैसे आपका दोपहर, संध्या, सवेरा आदि शब्द आपके विशेषण हैं। स्थान में बाहरी, ऊपरी, किनारे, नीचे और ये सभी शब्द आपके विशेषण हैं। गुण में बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, ये सभी शब्द आपके विशेषण हैं। और दिशा में भी आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी शब्द आपकी किस में आ जाते हैं, और भी जो दिशाएं हैं 8 दिशाएं, वो सभी शब्द आपके किस में आ जाते हैं, विशेषण में आ जाते हैं, ठीक है। तो गुण और दोष बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। पहला हम यहाँ पर कह रहे थे कि पहला आपका गुणवाचक विशेषण है, 4 भेद बताए थे, गुणवाचक, इसके बाद आपका दूसरा क्या है, गुणवाचक के बाद आपका परिमाणवाचक, फिर संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक में ये सभी शब्द आपके आ जाते हैं, जिसमें हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार की विशेषता बताते हैं, जिसमें आपका भाव हो सकता है, रंग हो सकता है, उसकी दशा हो सकती है, आकार हो सकता है, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये सभी शब्द इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है, तो जो संज्ञा शब्द जो है या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जिसमें हम निश्चित चीज बता सकते हैं कि ये निश्चित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बाजार जाकर 2 सेब भी ले आओ, तो यहाँ पर आपको निश्चित चीज लाने के लिए कहा गया है। इसकी आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है, तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा, मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, अब वो बहुत सारा कितना है ये अनिश्चित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनिश्चित, तो क्या हो जाएगा, जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चित विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
तो ये हो गया आपका क्या परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपके दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें आप संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये भी आपके दो, इसके भी दो उपभेद हैं, जैसे आपके परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। तो इसके भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, जिसमें आपको एक फिक्स नंबर दिया गया होगा, ठीक है, तो एक नंबर आप जहाँ पर आपको दिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो जैसे यहाँ पर शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में जिसमें आपका निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित वाचक कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते, ठीक है, तो दो बहनें निश्चित हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बच्चे लिखा है और चित्र दिया है, तो इससे तो आप गिन सकते हैं, लेकिन चित्र न दिया होता तो फिर आप क्या लिखते, फिर ये अनिश्चित था, ठीक है। अब लास्ट हमने कल की क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। सार्वनामिक, यहाँ पर आपको संज्ञा के आगे से विशेषण दिया होगा या संकेत दिया होगा। अब संकेत आप कैसे करेंगे, मेरे पास पेन है तो मैं क्या कहूंगी, यह पेन है, तो मैंने आपको संकेत किया यह पेन है, क्या है, पेन है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक प्रकार से आपको संकेत कर रही हूँ कि यह पेन है। और यह जो है, यह शब्द क्या है, यह आपका सर्वनाम है। और यह पेन है, मैं क्या कह रही, मैंने आपको बताया कि यह पेन है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख दे दूँ, क्या लिख दूँ, यह कलम है या पेन है, ठीक है, यह कलम है। अब यह जो शब्द है ये संकेत कर रहा है, किसकी तरफ संकेत कर रहा है, कलम की तरफ या पेन की तरफ, ठीक है। अब ये जो कलम है ये तो आपका संज्ञा है, ये आपका संज्ञा है, क्योंकि वस्तु के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संकेत किसकी तरफ हो रहा है, कलम की तरफ, पेन की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम है, ये आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा के आगे से जब क्या लगता है, सर्वनाम लगता है या आप संकेत करते हो, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि यह आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नाम से कहीं ना कहीं हमें पता भी चल रहा है, सार्वनामिक, सार्व का मतलब सर्वनाम, ठीक है। तो नामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम को ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, विशेषण। यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन ये जो यह वह है यही आपका विशेषण कहलाता है, ठीक है। और इन सभी में यही चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे कि जो सार्वनामिक विशेषण है वो क्या होता है। तो यदि संज्ञा शब्द के, इसके लिए आपको संज्ञा की पहचान होनी चाहिए, आपको सर्वनाम की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और तब जाके आप बता सकते हैं। तो दो नाम है इसके, एक तो सार्वनामिक है, दूसरा है संकेतवाचक। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये कलम है, ठीक है, तो मैं संकेत कर रही हूँ तो ये कलम है, ठीक है। तो ये है आपका संकेत। और जब आप वाक्य देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कलम तो आपका संज्ञा हो गया और संज्ञा के आगे से आपने सर्वनाम लगा दिया, ये आपका क्या कहलाएगा, सार्वनाम, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये आपको क्या दिया है, इसके बारे में देखते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। हमने दोनों के उपभेद भी बताए थे आपको, संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों के दो दो उपभेद हैं, तो एक अनिश्चित और दूसरा निश्चित, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ऐसे ही संख्यावाचक का भी निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो क्या कहा गया है कि जो आपके संख्यावाचक कुछ विद्यार्थियों जैसे कि गिन सकते हैं, बहुत सब गिन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाणवाचक कुछ आटा तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, बहुत बारिश मात्रा बता सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो क्या इन दोनों में अंतर है, समझ गए आप क्या अंतर है, कि संख्यावाचक कुछ विद्यार्थी, अब
अब कुछ विद्यार्थी तो दिया है लेकिन आप इसको गिन सकते हैं जब आपके सामने होंगी, जैसे कि चित्र में दिया था, कुछ तो दिया था, जब आपके पास नहीं पता आपको तो अज्ञात था, लेकिन आप उनको गिन सकते हैं। बहुत सेब, तो आप सेबों को भी गिन सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, परिमाणवाचक में कुछ आटा, तो आटे को तो आप तोल सकते हैं लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो यही अंतर है दोनों में। ऐसे ही बहुत बारिश, तो बारिश की आप मात्रा बता सकते हैं कि कितनी बारिश हुई, लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। ठीक है, संख्यावाचक को आप गिन सकेंगे, चाहे वो अनिश्चित हो तब भी आप उसको गिन सकते हैं। जब मैं कुछ विद्यार्थियों की बात करूंगी तो कुछ विद्यार्थियों को भी आप गिन सकते हैं, लेकिन आप परिमाणवाचक को गिन नहीं सकते हैं। उसको तोल सकते हैं, उसको आप माप सकते हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही अंतर है। अब यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा था कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, तो ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। यदि सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है संज्ञा के स्थान पर हो तो तब वो सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पहले भी शुरुआत में जब आप चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, इस टॉपिक को, विशेषण को, तो वहां पर हमने कुछ वाक्य लिए थे और उन वाक्यों के आधार पर आपको बताया भी था कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। सर्वनाम में हमने आपको क्या बताया था, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने वहां पर राम का प्रयोग किया था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या आपको बताया था, देख लीजिए, राम खाना खाता है। अब राम की जगह पर हमने क्या किया, वह का प्रयोग किया, राम नहीं लिखा आप, है ना, तो राम की जगह हमने वह का प्रयोग कर दिया, वह पढ़ता है। उसके पिताजी किसान हैं, राम न लिख करके। अब ये सभी शब्द किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये सभी राम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वह भी राम है या उसके भी राम है, और उसकी, ये सभी राम की तरफ इशारा करते हैं कि राम के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, तो उसके पिताजी, किसके पिताजी भाई, राम के पिताजी। उसकी बहन, किसकी बहन, राम की बहन। तो ये है संज्ञा। लेकिन जो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द हैं ये कहलाते हैं आपके सर्वनाम। अब नीचे अब क्या पूछा था कि सर्वनाम और सार्वनामिक में क्या विशेषता, क्या अंतर है दोनों। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, जिसको आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाए, संज्ञा के स्थान पर हो, तो वो सर्वनाम कहलाता है। शुरू से ही समझाते आ रहे हैं। परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए हो, अब विशेषता चाहे वो संकेत के रूप में हो, तो वे जो है आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो सर्वनाम है और मैम इसको सर्वनामिक विशेषण का स्थान दे रही है, या इसको सर्वनामिक विशेषण कहा जा रहा है। संज्ञा के स्थान के पर जब यूज हो, जब प्रयोग हो क्या कोई दूसरा शब्द, तो उसे सर्वनाम कहेंगे। लेकिन जब संज्ञा के आगे से ही कोई सर्वनाम शब्द यूज हो, प्रयोग में आए, तो वो आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, जो सर्वनाम है ना, वह आया, उसको बुलाओ, सब मान गए। तो ये सब जो है वह कोई आया होगा, कोई आदमी होगा, या राम आया या श्याम आया, तो श्याम, ठीक है, आया, तो यहाँ पर वह, उसको बुलाओ, सब मान गए, ये सभी आपके क्या है, सर्वनाम शब्द है। लेकिन यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो यहाँ सर्व संज्ञा के आगे से क्या लगा है, सर्वनाम लगा है। ऐसे ही उस लड़के को इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जाता है उस लड़के को, ठीक है ना। ऐसे ही सब चित्र ले आओ, सब चित्र ले आओ, तो ये जो सब शब्द है ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों शब्दों।
इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रत्ययों के योग से विशेषण की रचना। ठीक है, प्रत्ययों के योग से विशेषण की रचना आप कैसे करते हैं। अब प्रत्यय और उपसर्ग आप जानते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जब किसी शब्द के अंत में हम कोई नया शब्द जोड़ते हैं और उस नए शब्द को जोड़ने से आप क्या है एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि शब्दों के अंत में आप कुछ जोड़ते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग आपके शब्दों के आगे से जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे संज्ञा शब्द लिखा है और अर्थ। ठीक है, इसमें प्रत्यय जोड़ा है इक। इक, तो देखिए अर्थ धन इक। ठीक है, तो जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे या प्रत्यय आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, अंतिम जो स्वर है उसका लोप किया जाता है। ठीक है ना, अर्थ। ठीक है, यहाँ पर तो कोई स्वर है नहीं, ये तो रॉ लगा हुआ है और ये इक है। अब ई थ है और ये ई है, छोटी ई। और स्वर को व्यंजन के साथ जब आप जोड़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में जुड़ता है। तो यहाँ पर और आगे जो है प्रथम जो अ है ना, और जो प्रथम जो आपका वर्ण होगा अ का हो जाएगा आ। ठीक है, ये नियम आप प्रत्ययों में पढ़ते हैं। तो यहाँ अ का बन जाएगा आ और इस थ में आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है और र तो पहले से था ही, इसको तो आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा आर्थिक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, विशेषण। अब दिन में आप इक लगाएंगे। दिन में आप इक लगाएंगे। दिन में इक प्रत्यय जब आप लगाएंगे तो क्या आपके पास हो जाएगा, जब देखिए प्रथम जो वर्ण था वो अ था, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसको आपने आ बनाया। ये नियम है। प्रथम वर्ण अगर आपका बड़ी ई है, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार से। ठीक है, तो फिर आप क्या बनाते हैं, अभी हम इसी के लिए पढ़ते हैं। जितने आ रहे हैं उन्हीं को करते हैं। तो ये आपका आई की मात्रा आई में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रथम वर्ण के लिए है ये नियम। अब पीछे तो आप इसको जोड़ेंगे ही। ठीक है ना, तो दे, क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा, मात्रा किसकी जुड़ेगी, आई की। तो दे, नौ में छोटी ई की मात्रा और को, दैनिक। ये आपका क्या हो गया, विशेषण। इसी प्रकार से परिवार को जब आप परिवार शब्द में परिवार शब्द में आप प्रत्यय लगाएंगे इक, तो क्या हो जाएगा, ओ था तो ये ओ बनेगा आ में, तो पारी वा, और यहाँ रिक, छोटी ई की मात्रा, वारिक, पारिवारिक, तो ये बन गया। ऐसे ही इतिहास, मैंने कहा था छोटी ई और बड़ी ई दोनों के लिए प्रथम वर्ण में ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प, ये तो हो गया आपका परिवार वाला। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर इतिहास। इतिहास धन इक, तो देखिए छोटी ई प्रथम वर्ण, तो ए में बदल बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए ति हा सिक, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये आपका ऐतिहासिक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही वेद, तो यहाँ पर आपका ए भी है। ए, छोटी ई और बड़ी ई अगर आता है प्रथम वर्ण में तो वो आई में बदल जाता है। तो वेद, तो वेद का क्या हो जाएगा, वैदिक। वैदिक कैसे हुआ, ए की मात्रा आई की मात्रा में बदल जाएगा। वो में पहले किसकी मात्रा थी, वेद धन एक प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या कहा, प्रथम वर्ण में एक ही मात्रा है।
तो इसको आई की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे, और इसमें लगाना है छोटी ई की मात्रा, क्योंकि ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा। किसी व्यंजन में आप जब स्वर जोड़ते हैं तो वो आपका किसमें बदलता है, वो आपका मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आपका वैदिक, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से एक प्रत्यय जोड़कर आप संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्यय के कुछ नियम पता होने चाहिए, और बाकी आपको ये तो वर्ण तो आपको जोड़ने आते ही होंगे, संधि विच्छेद में आपने जोड़ा है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, इत प्रत्यय जोड़कर आप संज्ञा से क्या बनाते हैं, संज्ञा से आप विशेषण बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, देखिए, सुरभि धन इत, ठीक है, सुरभि धन इत। तो यहाँ पर आप देखिए, ई, छोटी ई की मात्रा है पहले से, ये क्या हो जाएगा, सुरभित, ठीक है। ऐसे ही चिंता, इसमें इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चिंतित, ठीक है, इत जोड़ना है। यहाँ पर अंतिम जो आपके पास स्वर है उसका लोप किया जाता है। जैसे यहाँ पर चिंता लिखा है ना, चिंता धन इत, तो यहाँ पर अंतिम स्वर का लोप किया जाता है। यहाँ हमने स्वर का लोप किया है और दोबारा से इस इत को जोड़ा है, ठीक है ना। बस यहाँ पर तो आपका पहले से छोटी ई की मात्रा थी और हमने इस वाली मात्रा को हटा दिया है। यहाँ पर लोप किया जाता है अंतिम स्वर की मात्रा, और उसके बाद उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम स्वर क्या है, यहाँ पर चिंता है, चिंता है, इसमें अंतिम स्वर क्या है, आ है। इस आ का लोप करना है और यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा। तो अब आप इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, इस आ का लोप कर देंगे, तो ये हो जाएगा चिंतित, ठीक है। ऐसे ही अपमान, तो अपमानित, इसमें इत लगाना है। अपेक्षा, तो यहाँ भी आप आ का लोप कर देंगे, अंतिम स्वर का लोप कर देना है। अपेक्षा लिखिए, अपेक्षा धन इत। एक प्रत्यय जोड़ते समय आप प्रथम पद में भी कुछ परिवर्तन करते हैं, वो आपने नियम भी मैंने आपको लिखा दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपेक्षा धन इत, तो देखिए अपेक्षा, अब इसका लोप करेंगे। यहाँ अभी आ की मात्रा है, इसका लोप करना है, इसको हटा देना है और किसको जोड़ना है, इस इत को, इस इत प्रत्यय को जोड़ना है। ई जोड़ेंगे तो ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अपेक्षित, ठीक है। ऐसे ही तरंग, तरंग, तो क्या हो जाएगा, तरंगित, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो यहाँ आपने क्या किया, संज्ञा से विशेषण, उसमें प्रत्यय जोड़ा और संज्ञा से विशेषण बनाए हैं। इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर हैं और इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ इम प्रत्यय जोड़ा तो आपका संज्ञा से विशेषण बना, ई प्रत्यय जोड़ा तो आपका संज्ञा से विशेषण बना। ऐसे ही ई प्रत्यय आप जोड़ेंगे, साथ ही साथ हमें प्रत्यय की भी यहाँ पर नॉलेज हो जाएगी। ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको विशेषण बन जाएगा। इन प्रत्यय, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रत्ययों के योग से विशेषण की रचना कैसे की जाती है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि आपके विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं, और इसमें आपके अलग अलग भेदों को हमने अलग अलग अच्छे से इसको पढ़ लिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।